हेलो एवरीवन, आकन प्रेप स्कूल के यूट्यूब चैनल पे मैं प्रियंका आप लोगों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, मैंने पिछले क्लास में व्याकरण में भाषा, व्याकरण, लिपि, इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने पढ़ाया था। आज हमारा जो चैप्टर है सेकेंड वो है वर्ण विचार। ठीक है, ये कौन सा चैप्टर है? चैप्टर सेकेंड पार्ट 2, जिसमें वर्ण विचार। मैंने पिछले क्लास में व्याकरण के कितने विभाग होते हैं ये बताया था और उसमें वर्ण विचार की भी चर्चा मैंने की थी। वर्ण, वाक्य, शब्द, है ना, इन तीनों चीज़ों के बारे में मैंने बताया था आपको। और मैंने ये भी कहा था कि अगले क्लास में मैं आपको वर्ण विचार के बारे में पढ़ाऊँगी कि आखिर वर्ण विचार है क्या। ठीक है बच्चों, तो आज मैं उन्हीं चीज़ के बारे में आपको बताने आई हूँ कि वर्ण विचार है क्या, कैसे जानेंगे आखिर वर्ण विचार में होता क्या है, इसके कितने भाग हैं, कितने भागों में बांटा गया है, इन सभी के बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो बच्चों, मैंने यहाँ वर्ण का सबसे पहले मैंने इसकी परिभाषा से इसे बताया है, समझाया है कि क्या है। तो वर्ण क्या है आप लोग पढ़े हैं पिछले क्लास में भी, है ना, पिछले क्लास पढ़े हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण क्या है? सबसे छोटी ध्वनि। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा कि वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े, खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। कहने का अर्थ है कि अगर अ बोल रहे हैं तो उसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, ब बोले तो टुकड़े। लेकिन अगर हम यहाँ पे सपोज दैट मान लेते हैं, अगर हम राम लिखते हैं, ठीक है, तो राम का हम लोग क्या कर सकते हैं? इसका वर्ण विच्छेद कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। बोलोगे कैसे मैम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे? तो र हलंत, आकार की मात्रा है तो आ, म है तो म में किसी का उच्चारण हुआ अ। तो ये क्या है? एक शब्द है जिसके क्या किए जा सकते हैं, जिसके खंड या टुकड़े किए जा सकते हैं, किए है ना। जैसे यहाँ पे मैंने एक विच्छेद के द्वारा आप लोग को समझाया है राम शब्द को, तो विच्छेद करके, लेकिन ये इसमें नहीं आएंगे। ये वर्ण विच्छेद है, मतलब शब्दों का विच्छेद हुआ, यहाँ शब्द को हम लोग तोड़े हैं। लेकिन जब हम वर्ण बोलेंगे बच्चों, जब हम वर्ण के बारे में बताएंगे आप लोगों की वर्ण में, तो वर्ण में अ, क, ब सब है। तो सबसे छोटी ध्वनि होती है वर्ण। क्या होती है? सबसे छोटी ध्वनि जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। मैंने लिखा है यहाँ पे कि सबसे छोटी ध्वनि, ठीक है, सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वह क्या कहलाते हैं? तो वर्ण कहलाते हैं ना। तो वर्ण क्या है? वर्ण है क्या? तो वर्ण अ, आ, ई, क, ख, ग ये सभी हमारे क्या है? वर्ण है ना। तो वर्ण हम किसे कहते हैं? कि सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वो हमें क्या कहलाते हैं? हमारे वर्ण कहलाते हैं। अब अगला मैंने लिखा है वर्णमाला, है ना। इसको भी मैंने अच्छी तरह से परिभाषित कर दिया है, लिख दिया है, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। वर्णमाला नर्सरी LKG से आप लोग पढ़ते आ रहे वर्णमाला के बारे में। तो वर्णमाला भी वही अ से लेके ज्ञ तक। लेकिन अगर हम यहाँ वर्ण बोल रहे हैं तो वो आगे पीछे हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जब वर्णमाला की बात आएगी तो उसको एक सही क्रम से लिखेंगे। अगर हम अ लिखे हैं बच्चों, तो अ के बाद आ ही लिखेंगे, वहाँ पे ई हम नहीं ला सकते, क्योंकि वर्णमाला क्या कहता है कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही हम वर्णमाला कहेंगे। अगर अ बोले हैं तो अ, आ, ई, हर्षई दीर्घई, है ना, अ, आ, हर्षई दीर्घई, हर्षऊ दीर्घऊ, है ना, डी, ए, आई, ओ, इस तरह से हम इसको क्या करेंगे? उसके एक क्रम में जिसका जो स्थान है। अगर अ बोले हैं तो अ के बाद आ का स्थान है, तो आ को ही हम वहाँ बोलेंगे, वहाँ पे ऊ को हम नहीं बोल सकते। तो वर्णमाला क्या कहता है कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम, जिसको व्यवस्थित किया गया है उसके स्थान पे। अब जैसे किसी वर्ग में बच्चे बैठे और हम किसी को बैठा दिए, राम है, और राम के साथ बगल में श्याम ही बैठेगा, तो उसको हम व्यवस्थित कर दिए हैं कि उसका वही स्थान है जहाँ हमने उसको फिक्स कर दिया है। वहाँ पे सीता, गीता, चाहे सोहन, मोहन कोई भी और नहीं बैठेगा। तो एक व्यवस्थित क्रम किया गया ना। तो वर्णमाला को एक उसके व्यवस्थित, उसके स्थान के अनुसार, है ना, उसको क्रम के अनुसार एक दूसरे के साथ क्रम में एकदम अच्छे से व्यवस्थित करके उसको रखा गया है। तो वर्णमाला है क्या बच्चों? तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम क्या है? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही हम लोग वर्णमाला कहेंगे। उसमें हो जाएगा अ, आई, उसके बाद आपको ए, आई, है ना, उसके बाद क वर्ग में जो आएंगे क, ख, ग, उसके बाद च, छ, ज, है ना, ट, ठ, मतलब इस तरह से क्या होंगे? वर्णमाला के जो क्रम है वो चलते रहेंगे, तो वही हमारा कहलाएगा वर्णमाला। अब बच्चों हम लोग आएंगे वर्ण पे फिर, कि वर्णों को कितने प्रकार में, कितने भागों में बांटा गया है ना। क्या है कि वर्णों को कितने भागों में बांटा गया या इसके कितने प्रकार हैं। तो वर्ण के मैंने लिख दिया यहाँ पे, वर्ण के 2 प्रकार हैं। पहला कौन है? तो पहला स्वर है, ठीक है, और दूसरा क्या है? व्यंजन है। ऐसे हमारे क्या है? वर्ण जो है, वर्णमाला जो है वो हमारे क्या है? तो वर्णमाला में अ से ज्ञ तक पूरा हमारा वर्णमाला है,
है ना, लेकिन वहाँ 52 है वो। और यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, जब वर्णमाला को हम डिवाइड किए हैं, बांटे हैं, है ना, जब उसको हम अलग अलग किए हैं तो दोनों में क्या होंगे, दोनों में वर्णमाला जितने भी वो अलग अलग बट जाएंगे। कुछ वर्ण चले जाएंगे व्यंजन में और कुछ वर्ण चले आएंगे स्वर में। तो कैसे आएंगे वो भी मैंने यहाँ लिख दिया है कि आखिर कैसे जानेंगे कि कौन स्वर है ना, कैसे पहचानेंगे कि मैम कौन स्वर है और कौन व्यंजन है। जब अगर हम वर्ण को प्रकार में बांटे हैं, वर्ण को 2 प्रकार में बांटे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जितने भी वर्ण में आ रहे हैं अ से ज्ञ तक उन सबको भी बांटे हैं। तो स्वर में क्या है स्वर आखिर है क्या, कैसे जानेंगे, और यह है कितने। व्यंजन क्या है, व्यंजन की कितनी संख्या है ना, कैसे जानेंगे। तो ये सभी मैंने यहाँ पे लिखा है आपको समझाने के लिए, ताकि किसी तरह की कोई कन्फ्यूज़न, किसी तरह का कोई शक ना हो, अच्छी तरह से आप समझ जाएं। बच्चों इसको आप लोग कॉपी पे नोट भी कर सकते हो साफ से, है ना, अच्छे से लिख लोगे परिभाषा को, ताकि क्या हो, प्रश्न उत्तर जब इसका बनाने आप चलेंगे तो आपको किसी तरह की कोई समस्या या कठिनाई नहीं होगी। तो पहला मेरा क्या है, स्वर है। ठीक है, स्वर किसके प्रकार है, इसी वर्ण के प्रकार है। लेकिन जब स्वर की बात आती है तो यहाँ इसको मैंने परिभाषित किया है, और आप भी पिछले क्लास में पढ़े कि जब स्वर को किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। स्वर क्या है, स्वतंत्र है ना, स्वर क्या है, स्वतंत्र है, आज़ाद है, उसे किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, वो अकेला काफ़ी है। कैसे, तो यहाँ मैंने यहाँ लिखा है कि जिन वर्णों के उच्चारण में, है ना, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण के, है ना, बिना किसी अन्य वर्ण से किया जाता है तो क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। कैसे मैम, तो अगर हम अ बोलते हैं बच्चों, तो अ के साथ किसी अन्य वर्ण का उपयोग हो रहा है, आप खुद उच्चारण करके देखो, है ना, कि अगर हम अ बोलते हैं तो अ के साथ किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं है। आ बोलते हैं तो आ में किसी अन्य वर्ण की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम क बोलेंगे, तो बच्चों देखो उच्चारण आप करोगे क, और क के साथ हमारे मुख से और क्या ध्वनि निकल रही है, अ। उसके उच्चारण में क के साथ अ भी उसके साथ में है। तो वो क्यों है, क्योंकि वो व्यंजन है जिसको हम लोग अलग किए हैं, है ना, इसी वर्ण में से हम इसको अलग किए हैं, स्वर में अलग और व्यंजन में अलग। तो स्वर क्या कहता है, कि स्वर कहता है कि मैं स्वतंत्र हूँ, है ना, मुझे किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं है। यहाँ मैंने लिखा भी है कि इसके उच्चारण में, है ना, इसके उच्चारण में जब अ बोलेंगे तो किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। देखते हो यहाँ लिखा भी है मैंने कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाए वो क्या कहलाएगा, स्वर कहलाते हैं। जैसे अ से औ तक, है ना, उसमें अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, रू, री, ए, आई, ओ, औ, है ना, ये सब आएंगे। तो 11 इनकी संख्या कितनी होती है मैंने यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन स्वरों की संख्या कितनी होती है, स्वरों की संख्या होती है बच्चों 11। कितनी होती है, 11। ठीक है, 11 होती है। ठीक है, स्वर की संख्या कितनी होती है बच्चों, तो 11 होती है। उसी में अ से औ तक है, आप लोग देख लोगे, है ना, और इसमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। इसे ये पूरी तरह स्वतंत्र है ना, उसे किसी तरह की किसी अन्य चीज़ की सहायता लेनी, अन्य वर्ण की सहायता लेनी नहीं पड़ती है। दूसरा हमारा है व्यंजन। क्या है, व्यंजन क्या है ना, कैसे पहचानेंगे कि यह व्यंजन है। ठीक है बच्चों, तो व्यंजन क्या कहता है कि जिन वर्णों के उच्चारण के लिए, क्या कह रहा है व्यंजन, कि जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है, स्वरों को व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती है ना। यहाँ पे देख रहे हो मैंने लिखा भी है, लेकिन ये नहीं लिखा है कि स्वरों को व्यंजन की आवश्यकता होती है, ये नहीं लिखा गया है। लेकिन जब व्यंजन पे आएंगे तो हम ये लिख सकते हैं कि व्यंजन को स्वरों की आवश्यकता होती है, उसकी सहायता लेनी पड़ती है। बिना स्वर के व्यंजन क्या है, अधूरा है ना, उसको हम नहीं कह सकते कि स्वतंत्र है, हम बोलेंगे तो कोई अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं। प बोलेंगे, च बोलेंगे, छ बोलेंगे, ट बोलेंगे, है ना, ये सब जितने भी शब्द हम वर्ण बोलेंगे तो क्या है, उसमें हमें क्या होगी, स्वरों की आवश्यकता पड़ेगी। देखो मैंने लिखा है यहाँ कि जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की आवश्यकता लेनी पड़ती है वो हमारा क्या कहलाता है, व्यंजन। कैसे, तो अ से मैंने एग्जाम्पल में दे दिया, उदाहरण में क से ज्ञ तक। अब बोलोगे मैम कैसे, तो देखो मैं समझा दे रही, जब क बोलते हैं,
है ना। तो क के साथ अ का उच्चारण भी होता है, क बोलेंगे तो उच्चारण भी होता है ना। लेकिन यहाँ हलंत लगाते हैं और जब ये पूरा हो गया तो ये स्वर सहित हो गया। यह भी स्वर रहित है और जब इसको मिल गया इसका उच्चारण के साथ अ के साथ तो ये स्वर सहित हो गया। ये आगे मैं बताऊंगी आप लोगों को स्वर सहित और स्वर रहित, ठीक है, मैं समझाऊंगी। लेकिन मैं बता रही हूँ कि कैसे पता चल रहा है। जब क बोलना है तो क के साथ क्या आ रहा है, अ, क, त, है ना, ख, अब आ, है ना। आ की मात्रा कैसे आएगी बच्चों जब अगर हम यहाँ पे का बोलेंगे, अब मान लो हम यहाँ का बोल रहे हैं, का, तो का बोल रहे हैं तो का के साथ किस चीज़ का उच्चारण हमें सुनाई दे रहा, आ का, है ना, आकार है ना। तो क यहाँ का अगर बोलना है तब बता रहे, लेकिन यहाँ पे जब हम लिखेंगे इसका वर्ण विच्छेद करके तो सिर्फ हम क लिखेंगे और हलंत लगाएंगे और इसके बाद ये आ होगा, तब यहाँ पे लिखाएगा का। ठीक है बच्चों, यहाँ तो कोई दिक्कत कोई परेशानी अगर होगी भी तो आप इसको व्हाट्सएप ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हो, उसमें डाल सकते हो ग्रुप में कि मैम मुझे समझने में इसको प्रॉब्लम हुई, अगले क्लास में आप इसे समझा दें। ठीक है, तो ये यहाँ तक क्लियर हो चुका है कि स्वर क्या है और व्यंजन क्या है। ठीक है, यहाँ तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हमारा पढ़ेंगे कुछ अन्य वर्ण इन वर्णों के अलावा हमारे और भी व्याकरण में वर्ण दिए गए जिनके बारे में हमें जानना है, जिनके बारे में हमें आगे पढ़ना है। तो वो है क्या, अयोगवाह, है ना, अयोगवाह। ये क्या है, आखिर है क्या अयोगवाह। इसमें अंग और अ, है ना, दोनों को रखा जाता है। ठीक है, क्या है अयोगवाह, अ विसर्ग, जिसमें अनुस्वार कहेंगे अंग को और अ जो बोल रहे हैं वो कहलाएगा विसर्ग, है ना। तो इन दोनों का मिलता हुआ जो रूप होगा वो क्या कहलाएगा, अयोगवाह। जिसमें अनुस्वार और विसर्ग दोनों होंगे वो क्या कहलाते हैं, तो वह अयोगवाह कहलाते हैं। वर्णमाला में इसे क्या कहते हैं, स्वरों के साथ रखा जाता है, इसको हटाया नहीं जाता है। जब वर्णमाला पूरा लिखते हैं, है ना, अ से लेके ज्ञ तक पूरा लिखते हैं है ना, तो उसमें उसको हम नहीं हटाते हैं। ऐसा नहीं कि मैम अंग नहीं है, अंग को नहीं आना चाहिए क्योंकि ये तो वर्णमाला में वर्ण में नहीं आप बोले इसका विच्छेद नहीं, ये वर्णमाला में भी इसको रखा जाता है। यहाँ मैंने लिख दिया है कि ये ना तो क्या है, ये वर्णमाला में इसे स्वरों के साथ रखा जाता है, ये स्वरों के साथ ही रहते हैं। अ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घाऊ, है ना, री ए आई ओ औ अंग अह। आप कहोगे बच्चों मैम नर्सरी क्लास की तरह आप बता रही हैं, एलकेजी, नहीं, मैं इसलिए इस तरह आपको बता रही हूँ ताकि आप लोगों को किसी तरह का कोई डॉट या कन्फ्यूजन ना रहे कि आखिर अयोगवाह में होता क्या है। अयोगवाह भी उसी वर्णमाला से आया है। बोलो कैसे, अंग, है ना, अंग पढ़ते हो ना, जिसको आगे जाके हम लोग क्या कहते हैं, अनुस्वार, है ना, अनुस्वार में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, और दूसरा है हमारा अह विसर्ग, है ना, विसर्ग, इसको क्या कहेंगे, अह कहते हो लास्ट में अ आई पढ़ते तो अह, तो उसको क्या कहा जाता है, और विसर्ग। इसका भी हम शब्द बनाते हैं तो इसका प्रयोग होता है, इन दोनों का प्रयोग होता है, इसका भी और इसका भी। मैंने यहाँ लिखा है कि इसको स्वरों के साथ रखा जाता है। ये ना तो स्वर होंगे और ना ही व्यंजन, इसको सिर्फ हम वर्णमाला में बोलेंगे, जब वर्णमाला में बोलेंगे तब इसका नाम हम लेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको हम डिवाइड कर देंगे व्यंजन और स्वर में। मैंने नहीं ना डाला इसको स्वर में और व्यंजन में, नहीं डाला है, नहीं। लेकिन जब हम वर्णमाला बोलते हैं तो उस समय वर्णमाला जब लिखते हो अ से ज्ञ तक, तब उस समय इसको क्या किया जाता है, इसको भी लिखा जाता है, इसको भी साथ में सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तो आखिर अयोगवाह है क्या, अयोगवाह यहाँ तो बता दिया मैंने। अब आगे क्या है, ये ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन। स्वर क्या होता है पता है आपको, अ से औ तक मैंने यहाँ लिखा है वो स्वर है, और क से इधर ज्ञ तक जितना भी क वर्ग ट वर्ग च वर्ग ये सब जितने भी हैं ये क्या है, व्यंजन है बच्चों। ठीक है, अब क्या है कि यह वर्णों के ऊपर लगाया जाता है ना। अगर कोई शब्द लिखते हैं तो उसके ऊपर लगाएंगे, जैसे कि क लिख रहे हैं तो क के ऊपर अगर क कंगन, तो यहाँ इसके ऊपर लगाएं इस अनुस्वार को, है ना। जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने बंदर, पंख, रंग, देख रहे हो, इसके ऊपर लगा है, ये वर्णों के ऊपर लगा है ना। और ये हमेशा क्या, ये हमेशा ये जो अंगा है ना, अनुस्वार, है ना, इसे पंचम वर्ण, वर्णों के पंचम वर्ग में ही वर्ण में आते हैं, पंचम वर्ण में। जैसे कि क ख ग घ न्य, ट ठ ड ढ न, त थ द द न, प फ ब ब म, ये सब क्या है, वर्णों का जितने भी हमारे वर्ण हैं उसके पंचम वर्ण हैं। पंचम वर्ण मतलब क्या, क ख घ ग अंग, क ख ग घ अंग, पांचवा है ना,
अंग, तो यही सब पंचम वर्ण में ये आते हैं, ये वर्णों के पंचम वर्ण में आते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया बंदर। अगर हम बंदर को तोड़ के अगर मान लो ऐसे भी बंदर लोग लिखते हैं ना, लिखते हो ना ऐसे ही बंदर, तो यही पंचम वर्ण है ना ये ना, हाँ पंचम वर्ण है ना। तो यही मैं समझाना आप लोगों को चाह रही हूँ कि क्या है, ये वर्णों के ऊपर लगाए जाते हैं और इसका उच्चारण क्या होता है, हमेशा नाक से होता है। किस से होता है, तो इसका उच्चारण नाक से होता है। ठीक है बच्चों, और इसके ऊपर आता बता रही, ये तो अंतुवार हो गया। इसके आगे है ओह, विसर्ग का है ना, विसर्ग का उपयोग कैसे करेंगे, वही विसर्ग जिसको मैंने यहाँ पे लिखा है ओह है ना, यह है ना है ना, इसका। अब इसको कैसे हम जानेंगे, तो जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो ह का उच्चारण होता है। इसका उच्चारण किसकी तरह होता है, तो इसका उच्चारण ह की तरह होता है। इसका उच्चारण क्या होता है, तो ह की तरह होता है। ठीक है, बोलोगे मैम कैसे, मैं अब इसको भी बता देती हूँ आप लोग को उदाहरण के साथ। ठीक है, और यह वर्ण के पद में है ना, वर्ण में लगाया जाता है। ठीक है, और जैसे कैसे बताओगे मैम कैसे, जैसे प्रातः है ना, नमः है ना, अतः है ना, ये है ना, ये सब। तो देखो कैसे हो रहा है, जब प्रातः तह, जब लास्ट में हम तह बोलते हैं तो ह का भी उच्चारण हो रहा है। आप लोग एकदम ध्यान से देखना, जब प्रातः बोलोगे तो प्रातः, तो इसमें उच्चारण किस चीज़ का, ह का। और जब यहाँ हम अंग का जब उपयोग करते हैं, उच्चारण करते हैं बंदर, तो हमारा किस चीज़ का उपयोग होता है, नाक से इसका उच्चारण होता है ना। किसका, अंग का उच्चारण किससे होता है, अंग हम लोग बोलते भी हैं तब भी हमें क्या लगता है कि उच्चारण किससे हो रहा है, तो नाक से हो रहा है, नाक का उच्चारण इसमें किया जा रहा है। लेकिन जब ह का उच्चारण करेंगे, विसर्ग जिसको विसर्ग भी कहते हैं है ना, तो वो क्या है, वो इसका उच्चारण है ना, इसके उच्चारण में क्या होता है, ह आता है। क्या आता है, तो ह है ना। मैंने एग्जाम्पल से लिख दिया है, प्रातः है ना, नमः, अतः है ना, इतना मैंने लिख दिया है। अब मुझे नहीं लगता कि आपको इतने में कुछ प्रॉब्लम होगी। अगर प्रॉब्लम होगी तो मैं फिर समझा दूंगी अगले क्लास में। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी अनुनासिक, जिसमें चंद्र बिंदु का उपयोग होता है। उसके बाद संयुक्त व्यंजन, हलंत, द्वैत व्यंजन है ना, इन सभी का। उसके बाद अन्य वर्ग भी हैं। अन्य वर्ग में क्या है, तो मात्राएं पढ़नी है आप लोगों को, कि मात्रा लगा के कैसे शब्द बनाएंगे, वर्णों का विच्छेद कैसे करेंगे। ये चैप्टर यहीं खत्म नहीं हुए बच्चों, अगले पार्ट में, ये आज पार्ट फर्स्ट है। ठीक है, ये क्या है, पार्ट फर्स्ट है। पार्ट सेकेंड में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी, तो पार्ट सेकेंड में आप लोगों को द्वैत व्यंजन हुए, संयुक्त व्यंजन हुए है ना, हलंत हुए, मात्राएं हुए, मात्राएं कैसे लगाएंगे हम शब्दों को वाक्य में, या वर्ण का विच्छेद कैसे करेंगे, वर्णों का विच्छेद, ये सभी, और चंद्र बिंदु, ये सभी चीज़ों के बारे में क्या करूँगी मैं आगे की क्लास में आप लोग को पढ़ाऊँगी। अभी इतना ही पढ़ा रही ताकि इसमें आप लोग अच्छे से पढ़ ले। अगर इसके बावजूद आप लोगों को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग ग्रुप बनी है जिसमें आप लोगों को होमवर्क वगैरह डाले जाएंगे। उस ग्रुप में आप क्या करोगे, उस क्लास 3 के, ये क्लास 3, 4 दोनों बच्चों इसको देख लोगे। ठीक है, 3, 4 में मैं दोनों में इसको डलवा दूंगी क्योंकि दोनों के सेम है सिलेबस। तो दोनों बच्चों क्या करोगे, इसको देख लेंगे। और अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम होगी आप लोग को समझने में, तो या किसी तरह की कोई कन्फ्यूज़न कि मैम इसको कॉपी में नोट करना है कि नहीं करना है, तो वो क्या करोगे, आप लिख दोगे। तो मैं अगले क्या करूँगी, अगले क्लास में फिर इसको आपको अच्छी तरह समझा दूंगी। और इसको अच्छी तरह से आप लोग कॉपी में पूरे परिभाषा के साथ लिख लोगे, ताकि जब स्कूल खुलेगी तो मैं ये सभी देखूँगी। ठीक है, आप लोग के पास बुक है, बुक से आप लोग क्या करोगे, परिभाषा और उसके उदाहरण सभी आप लोग क्या करोगे, अच्छे से इसको नोट कर लोगे अपनी फेयर नोटबुक में। वो भी किस चीज़ की, तो व्याकरण की। ठीक है, व्याकरण की कॉपी में। आगे के क्लास में मैं आपको आगे का पढ़ाऊंगी। आज इतना ही, अगले क्लास के लिए थैंक यू।